ईवीएम की मसला यह है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है वहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है वोट को, मतलब परसेंटेज ऑफ वोट वो पहुँचा दे रहे हैं। जैसा आज मीटिंग में थे, आपको भी संदर्भ समझ में आया है कि पहले ईवीएम को जो 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 ईवीएम्स आते थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको एलोकेट किया जाता था। अब ईवीएम जो है पूरा सेंट्रलाइज हो गया है, तो यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयोग है, वह तय करता है कि कहाँ पे कौन सा ईवीएम जाएगा, और सॉफ्टवेयर और चिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टैंपर किए जा सकते हैं। ये हमारा आरोप है और हमें लगता है कि ऐसा होता है। दूसरी चीज अभी आपको मालूम है कि चुनाव आयुक्त चुनने का एक कमेटी बनाई गई थी बीच में, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और अपोजिशन लीडर होते थे, विपक्ष के नेता। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कानून बिल पारित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटा दो, एक वो प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और जो है एक विपक्ष का नेता हो जाएगा। तो जो भी चुनाव आयुक्त होगा वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही काम करेगा, उनके हिसाब से काम करेगा, उनके खिलाफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिसे बनना होगा वही काम करेगा। तो और ये जिस दिन हंगामा हुआ संसद में, जिस दिन लोकसभा में हंगामा हुआ, जो नौजवान कूदे थे, उसी दिन इन्होंने ये बिल भी पारित करा लिया। तो ये सब विषय पर हमें लगता है कि गंभीरता से चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी के कब्जे में, उसे छुड़वाने की जरूरत है। अगर वो नहीं छूटा तो देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, देश के अंदर लोकतंत्र अंतिम सांस लेगा। संसद में जो हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी की वजह से। ये सही बात है। वो जो नौजवान थे वो कौन थे? सारे बेरोजगार थे। वो लड़की जो बाहर कर रही वो भी बेरोजगार थी। तो यह तो जब आप, अच्छा दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई आंदोलन करना चाहते हो तो जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं या केंद्र में, यहाँ पर जंतर मंतर चले जाओ तो आपको अनुमति नहीं देते अपनी बात कहने के लिए। तो जब अनुमति नहीं दोगे तो इस तरह की अराजक व्यवस्था, ग्लोरीफाई कर रहे हो उस चीज को। देखो ग्लोरीफाई क्या होता है, अगर कोई अपनी बात उठा रहा है संसद के अंदर, ऐसी संसद में पहली बार घटना नहीं हुई है, इसके पहले भी पर्चे फेंके गए, लेकिन इतना मीडिया कह रही है, ऐसा क्यों कर रही है भाई? इसके पहले मेवात में भी हुआ था, उस दिन भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक बिल पारित किया जा रहा था, वन अधिकार अधिनियम को बदलने की कोशिश, जिसमें संरक्षित जो वन क्षेत्र थे उस पर कब्जा कराने की बिल को, और वो 5-6 दिन 7 दिन मेवात चला, उसके बाद क्या हो गया, कानून वो पारित हो गया। चीज उदित राज या दिग्विजय सिंह को मालूम चल रही है ईवीएम के बारे में, राहुल गांधी या अखिलेश यादव या केजरीवाल उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? देखिए, ये सारी पार्टियों ने कभी न कभी सबने सवाल उठाया है, और यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उदित राज जी भी कांग्रेस से ही है, तो कांग्रेस के अंदर भी इस चीज पे मंथन है और ये भी मांग की जा रही है कि भाई वीवीपैट जो है, वीवीपैट पर जो पर्ची आती है भाई, वो पर्ची हमें दे दो और एक बैलेट में उसको डाल दो, क्या दिक्कत, उसकी गणना कर। और मैं एक बात और कह देता हूँ, हमें नहीं चाहिए 12, साढ़े 12, 1 बजे तक रिजल्ट, हमें रिजल्ट 2 दिन बाद दे दो, 3 दिन बाद दे दो, 4 दिन बाद दे दो, गणना करके दो। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जिस संस्था को देखना है और निष्पक्ष रूप से चुनाव काम कर रहा हूँ, चुनाव आयोग है, और अगर चुनाव आयोग पर ही क्वेश्चन उठने लगेगा, लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और विपक्षी दल अगर इस चीज को मान रहे हैं, जैसे कई आते हैं वो कहते हैं साहब हमने अपना वोट दिया, हमें वोट नहीं मिला, हमारे परिवार का वोट नहीं मिला, तो यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो टेम्परिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में विदेशों में भी कुछ लोग आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने बताया था। दिल्ली विधानसभा में भी एक आदमी ने किया था, एक मंत्री जो अभी बताया, उसने भी बताया था किस तरीके से टेम्परिंग होती है। तो अगर चिप्स में टेम्परिंग की संभावनाएं हैं तो या तो आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, और अगर आप बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करा रहे हो तो आप ईवीएम की जो वीवीपैट है, वीवीपैट पे जो पर्चियां निकलती है उस पर्ची से आप जो है बैलेट बॉक्स में डाल दो, और बॉक्स डाल के आप उसकी गणना करो, मतगणना करो। 24 की हार को आपने पहले से स्वीकार कर लिया? हमने 24 की हार स्वीकार नहीं, ना हार रहे हैं, हम निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। हमें वर्तमान समय एक और चीज देखो, प्रधानमंत्री आते हैं, वह अपने हेलीकॉप्टर से बक्से उतरवा लेते हैं, आप गाड़ी से कहीं जाते हैं 10 बार चेकिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी वालों की चेकिंग नहीं होती है। इस पूरे चुनाव में हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, कहीं गणना है उसका? पहले पैसे पकड़े जाते थे,
आजकल पैसे नहीं पकड़े जाते हैं। छापा कहाँ पड़ रहा है? छापा सब विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ आप चले जाइए तो आपका छापा पड़ना बंद हो जाता है, ईडी की जांच बंद हो जाती है, सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, इनकम टैक्स की जांच बंद हो जाती है, डीआरआई की जांच बंद हो जाती है। तो ये सब विषय है। हम हार स्वीकारें, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे, लेकिन इस देश के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव, अगर इस देश का मतदाता जो है, देखिए ये वोट की ही ताकत होती है। अडानी का भी वोट एक माना जाएगा और प्रबल प्रताप शाही अगर वोट दे रहा है तो उसका भी मानक एक ही होगा, गणना उसका एक ही होगा, दो नहीं होगा। अडानी का लाखों करोड़ रुपए का तो उसका लाखों करोड़ वोट नहीं मान। अगर हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है और वोट की गिनती को सही नहीं किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। और लोकतंत्र में जब अगर धोखा हो रहा है तो धोखे के खिलाफ हमें जो है लड़ना पड़ेगा और सड़कों पे आना पड़ेगा। उसमें क्या दिक्कत? आपको लगता नहीं है कि बीजेपी अकेले एक तरफ से चुनाव लड़ती है और कई आपके तरफ वाली कई पार्टियां अलग अलग जिनको आप इकट्ठा तक नहीं कर पाते? देखो ऐसा है, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सवाल ले लीजिए। आपकी तरफ से अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो हार तो निश्चित हो जाती देखो है। ऐसा है कि आपकी बात सही है कि इंडिया अलायंस के कई साथी लोग लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े और कुछ लोग छत्तीसगढ़ में भी लगे, लेकिन तेलंगाना में हमने जब इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स के साथ हमारी सरकार बन गई, वहां पे हमसे कुछ कमियां हुई हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया अलायंस, वैसे इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा को दृष्टिगत होकर कर रहा था, विधानसभा को लेकर हमारा वैसी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब जो 17, 18, 19 से जो मीटिंग शुरू होगी, दौर शुरू होगा, मैं आपको बड़े ही प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सीटों की संख्या अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा राज्यों में स्ट्रांग है, लेकिन कितने राज्यों में स्ट्रांग है वो? भाई उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, भाई दिल्ली में 7 सीटें उनके पास हैं, हरियाणा में कुछ सीटें उनके पास है, उसके बाद अब उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें उनके पास हैं, कुछ झारखंड में उनके पास सीटें। अब उसके बाद उनके पास कहाँ है? हर जगह वो कम हो रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज, जिस तरीके से हमारा मार्जिन जो वोट है वो 40% हमारा है, उनका 3% कहीं है, कहीं 8% है, यही तो अंतर है, 2.5% अंतर। उस अंतर को भी हम पाटने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह तभी हो पाएगा जब चुनाव निष्पक्ष होगा। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो इसी तरह का कहीं 2 से 4% का मार्जिन वो कर करके वो जीतेंगे। आप कई पार्टियों को तो इकट्ठा ही नहीं कर पाए, कई कर तो लिया है, समझा ही नहीं पाए, कर लिया भाई। लोकसभा में सारी चीजें इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग इंडिया अलायंस इकट्ठा हो रही है, 17 तारीख की मीटिंग होगी, आप देखिएगा। उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर पूछिएगा ना सवाल, मैं कहीं भाग तो नहीं रहा हूँ। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।